वेलकम टू पी केमिस्ट्री। दोस्तों क्लास 10 के चैप्टर 5 में जो लास्ट लेसन था उसके अंदर हमने देखो अम्ल को डिफाइन किया था, क्षार को डिफाइन किया था और लवण को डिफाइन किया था और कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखी थी। अब हम आगे की बात करते हैं। उसमें है आपका एक नया टर्म है क्रिस्टलन जल। ठीक है, एक नंबर में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं। तो देखिए हमने लवण को डिफाइन किया था, तो जो लवण का इकाई सूत्र होता है ना, एक यूनिट जो होती है, इकाई सूत्र होता है किसी लवण का, उसमें अगर जल के अणु जुड़े हुए हैं, है ना, अतिरिक्त जल के अणु जुड़े हुए हैं, उसको क्या कहेंगे हम? क्रिस्टलन जल कहेंगे। अभी मैं लिखा दूंगा, पहले समझ लीजिए एक बार। देखिए Na2CO3 10H2, ये फॉर्मूला हम देखते हैं, ये किसका होता है फॉर्मूला? ये होता है आपका धावन सोडा, बॉसिंग पाउडर। ठीक है, तो इसका ये एक इकाई सूत्र है और इसके अंदर आप देख रहे हो कि ये कितने हैं? 10 जल के अणु हैं। इनको ही हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन जल बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ फिटकरी की, तो फिटकरी का फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, इसमें भी देखो .24H2। तो ये इसमें कितने हैं? 24 वाटर मॉलिक्यूल है क्रिस्टल जल के फॉर्म में। इसका फॉर्मूला है ये फिटकरी का, पोटास एलम बोलते हैं इसको, है ना। तो ये जो लवण है, इनके इकाई सूत्र में जो अतिरिक्त जल के अणु होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? आपका क्रिस्टलन जल। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए धावन सोडे के अंदर कितने क्रिस्टल जल के अणु होते हैं, तो कितना होगा आपको पता होगा फॉर्मूला, तो आप कर दोगे इसको। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखनी है। तो आप लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, लिखिए डेफिनेशन लिखिएगा एल डाल के क्रिस्टलन जल। लवण के इकाई सूत्र को लिखने में, लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? आपकी क्रिस्टलन जल कहलाती है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद में आप 2 एग्जाम्पल लिख सकते हो। इसके बाद हमारा जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आरएनएस की संकल्पना। क्या है? आरएनएस की संकल्पना। हम यहाँ पर टोटल 3 तरह की संकल्पना पढ़ेंगे, अम्ल और क्षार को। तो फर्स्ट है आपकी क्या? आरएनएस संकल्पना। ठीक है, कुछ भी कह लो आप, संकल्पना कह लो या अवधारणा कह लो, बात देखिए। देखिए इन्होंने कैसे परिभाषित किया अम्ल और क्षार को। सबसे पहले हम अम्ल देखते हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या होते हैं अम्ल। तो इन्होंने बताया कि वे पदार्थ या यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो आप लिख सकते हो अम्ल की डेफिनेशन इनके अकॉर्डिंग। इसमें लिखिएगा आरएनएस के अनुसार वे पदार्थ या यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं HCl है, आप एग्जाम्पल में नीचे लिखोगे एग्जाम्पल के लिए HCl। अब देखो ब्रैकेट में यहाँ पर एक चीज आती है जैसे AQ, एक्वस। इसको क्या बोलते हैं अपन? एक्वस, है ना। एक्वस कहां से लिया गया है? एक्वा से लिया गया है। एक्वा से लिया गया क्योंकि एक्वा का मतलब होता है जल। ठीक है, तो एक्वस का मतलब होता है जलीय, यानी कि इसका लिखा हुआ क्या मतलब हो गया कि हमने इस HCl को यानी कि अम्ल को किसमें डाला हुआ है? जल में डाला हुआ है, तो इसको हम कहेंगे जलीय विलयन। ठीक है, HCl का जलीय विलयन। तो जब इसका जलीय विलयन बनाते हैं तो ये 2 आयनों में ब्रेक होता है, आयनित हो जाता है H+ और Cl-, यानी कि HCl को जल में डालते हैं तो ये 2 आयनों में विभाजित हो जाता है, टूट जाता है किसमें? H+ और Cl- में। तो ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, उनको आरएनएस ने क्या बोला? अम्ल बोला। जैसे अगर मैं और लूं दूसरा CH3COH, इसके यहाँ पे भी मैंने H+ लगाया, तो देखो ये दोस्तों क्या देगा आपका? ये देगा H+ प्लस CH3COO-। देखो ये साइन क्या होता है? ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साइन होता है और ये होता है अनुत्क्रमणीय का। कहने का मतलब ये ऐसे ब्रेक हो जाता है, लेकिन ये क्या होता है आपका? दुर्बल अम्ल होने की वजह से ये ऐसे तो ब्रेक होता है, लेकिन फिर से वापस ये बन जाता है। इसलिए ये दोनों तरफ होती है रिएक्शन। अभी देखेंगे हम प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। एक एग्जाम्पल ये हो गया,
अगर हम बात करें H2SO4 की, तो H2SO4 का जलीय विलयन भी आपका क्या देगा, H प्लस प्लस HSO4 माइनस। ये 3 तरह के एग्जाम्पल हमने देखे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में भी और देख सकते हैं, HNO3 देख सकते हैं अपन, HNO3 देखो, इनके नाम देखो, ये क्या है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, ये है आपका एसिटिक अम्ल, हमने देखा था इसका शुरुआत में फॉर्मूला, ये है आपका गंधक का अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं हम H2SO4, और ये है आपका नाइट्रिक अम्ल। इनको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, आगे चैप्टर में दिए हुए हैं, इनके सारी चीज पढ़ने वाले हैं हम। इसका भी एक पास सॉल्यूशन है और इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, H प्लस और NO3 माइनस। तो देखिए आप क्या देख पा रहे हैं कि ये सारे जितने भी पदार्थ हैं आपके, इनका जलीय विलयन क्या दे रहा है, वियोजित होकर H प्लस आयन दे रहा है। तो आर्हेनियस ने यही बोला था कि वे पदार्थ या यौगिक जो जलीय विलयन में वियोजित होकर या आयनित होकर कह सकते हैं H प्लस आयन देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम अम्ल बोलते हैं। तो ये तो अम्ल की डेफिनेशन हो गई। आप यहाँ पर अगर आर्हेनियस का आ जाए संकल्पना, तो उसमें सबसे पहले इसको डिफाइन करोगे कैसे उन्होंने अम्ल को परिभाषित किया, उसके बाद में ये एग्जाम्पल दोगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें अम्ल और क्षार की, तो सबसे सर्वप्रथम इन्होंने ही परिभाषित किया था अम्ल और क्षार को, किसने, आर्हेनियस ने, ठीक है। सर्वप्रथम अम्ल क्षार को किसने परिभाषित किया था, आर्हेनियस ने किया था। और अम्ल को कैसे परिभाषित किया वो हमने देख लिया। अब देखते हैं क्षार के बारे में उन्होंने क्या कहा, ठीक है। इस तरह से हेडिंग डालेंगे और क्षार लिखेंगे, इसमें लिखिएगा आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ या यौगिक जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, हम क्षार कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, जैसे हम बात करें अगर NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड, 9th क्लास में आपने आयनिक यौगिकों का फॉर्मेशन यानी आयनिक यौगिक कैसे बनाए जाते हैं वो देखा होगा, कैसे बनता है ये, इसमें Na+ होता है और OH होता है। तो आपने आयन्स पढ़े होंगे, ये सोडियम आयन हो गया और ये होता है हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। ये जो माइनस है वो हाइड्रोजन पर नहीं है, ये क्या है, कंप्लीट इस पर ही है, ये पूरे पे, इन दोनों से मिलकर क्या बन जाता है आपका, NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आगे देखिए ये कैसे ब्रेक होगा, ये देखो ये भी क्या हो गया आपका, जलीय विलयन हो गया NaOH का, तो ये देगा आपका Na+ और OH माइनस। ऐसे ही अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, इसका अगर जलीय विलयन, तो ये क्या देगा आपको, K+ पोटेशियम आयन प्लस OH माइनस। तो ये पदार्थ है, इनके जलीय विलयन आयनित होकर या वियोजित होकर हमें क्या दे रहे हैं, OH माइनस। ऐसे पदार्थों को आर्हेनियस ने क्या बोला था, आपका क्षार बोला था। और भी कई एग्जाम्पल ले सकते हो आप, MgOH का होल ट्वाइस, इसका जलीय विलयन क्या देगा आपको, Mg+2 है ना, और OH यहाँ पर 2 है इसलिए 2 OH माइनस, बैलेंस करके लिखेंगे तो ये हो गए आपके कुछ क्षार के एग्जाम्पल। अब देखिए इसके बाद में अब हम कुछ और चीज देखते हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्या होता है। आर्हेनियस की संकल्पना कंप्लीट हो जाती है आपकी, है ना। इसकी क्या कमियां रह गई वो हम देखेंगे। अब चलो पहले उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि इनकी क्या कमी रह गई, है ना। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग अभी हमने अम्ल देख लिया और क्षार देख लिया, ठीक है। आर्हेनियस के अनुसार केवल उन्हीं पदार्थों को परिभाषित किया जा सका जो H+ आयन देते हैं और OH माइनस आयन देते हैं। जैसे HCl को हमने देख लिया था, क्या है, ये अम्ल है। NaOH को देख लिया हमने, क्या है, ये अम्ल है, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात सही थी, लेकिन बात अगर हम करें जैसे कि BH3 की अगर हम बात करें, ये अम्ल है या क्षार है, इसको क्या नहीं कर पाया, ये डिफाइन नहीं कर पाया, है ना। देखो BH3 के बारे में बात नहीं कर पाया। और अगर हम बात करें जैसे NH3 की, तो अगर हम देखें, देखो NH3 है ना, NH3 के पास अगर हम अभी तक हमने मतलब कुछ नहीं पढ़ा आगे और हमें केवल आर्हेनियस पढ़ी है, तो आर्हेनियस पढ़कर ये बच्चा यही बोलेगा कि ये क्या होगा, अम्ल होगा, है ना, क्योंकि
वो क्या कहेगा कि इसके पास हाइड्रोजन है और ये वियोजित कर क्या दे देगा, H+ दे देगा। लेकिन ये अम्ल नहीं होता, ये क्या होता है, क्षार होता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें भी H+ है, लेकिन इसको ये H+ देता नहीं है, BH3 क्या है, H+ नहीं देता है। ये होने को तो अम्ल ही होता है, लेकिन ये H+ नहीं देता, इसकी कहानी अलग है। और अगर हम बात करें इसकी, तो ये क्या होता है, क्षार होता है। तो आर्हेनियस केवल कुछ ही पदार्थों को परिभाषित कर पाया, आगे कुछ पदार्थों में ये संकल्पना फेल हो जाती है, इसलिए इसके बाद आगे और दूसरी संकल्पना पड़ जाती है। उससे पहले हम कुछ और चीजें देख लेते हैं कि प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार का होता है। देखिए प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल क्या होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रबल अम्ल, तो वे पदार्थ या वे अम्ल ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि हम प्रबल अम्ल की बात कर रहे हैं, वे अम्ल जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, हम प्रबल अम्ल कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर देखें HCl, H2SO4 और HNO3, ये आपके क्या हो जाएंगे, आपके प्रबल अम्ल हो जाएंगे। आपसे क्वेश्चन आएगा किन्हीं दो प्रबल अम्लों का नाम, किन्हीं दो प्रबल अम्लों का उदाहरण दीजिए। ठीक है, दो एग्जाम्पल लिखिए प्रबल अम्ल के, तो उसमें आपको ये एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल में अपोजिट हो जाएगा मामला, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते, उन्हें क्या कहेंगे, हम दुर्बल अम्ल। जैसे कि HCOOH, ठीक है, या फिर CH3COH लिख लीजिए, एसिटिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल है। और अगर देखें हम, और क्या हो सकता है, एक आपका हो सकता है H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, ये है आपका एसिटिक अम्ल और ये है कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। तो दो एग्जाम्पल काफी हैं। आपसे यही क्वेश्चन आएगा कि किन्हीं दो दुर्बल अम्लों का उदाहरण दीजिए। ठीक है, एक नंबर में आ गया, तो प्रबल अम्ल पूछे तो इनमें से कोई दो एग्जाम्पल ले लेना, दुर्बल पूछे तो इनमें से ले लेना। ऐसे ही अगर हम बात करें प्रबल क्षार की और प्रबल दुर्बल क्षार की, तो उनका भी सेम डेफिनेशन तो सेम वही है। प्रबल क्या देखेंगे, प्रबल क्षार, प्रबल क्षार वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे हम, सॉरी ये तो प्रबल क्षार है ना, तो वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, हम प्रबल क्षार। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें NaOH आपका प्रबल क्षार है। ठीक है, KOH भी आपका क्या है, प्रबल क्षार है। और भी देखें हम, तो प्रबल क्षार का ये काफी एग्जाम्पल है, दो ही। ठीक है, अगर हम बात करें दुर्बल क्षार की, तो दुर्बल क्षार में देखिएगा इसकी डेफिनेशन वही, वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते, उन्हें क्या बोलेंगे, हम दुर्बल क्षार। इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो आपका हो जाएगा NH4OH, इसका नाम क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4+ आयन को हम बोलते हैं अमोनियम आयन, क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन, और ये OH तो है आपका। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो MgOH का होल ट्वाइस, ये आपका कैसा है, एक दुर्बल क्षार है। तो बस यहाँ से आपको केवल डेफिनेशन तो सिंपल सी है, अगर प्रबल अम्ल है तो वो पूर्णतः आयनित हो जाता है, प्रबल क्षार है तो वो पूर्णतः आयनित हो जाएगा, अगर दुर्बल शब्द आ रहा है तो पूर्णतः आयनित नहीं हो पाएगा। दो दो एग्जाम्पल याद रखना है, बस यहाँ से एक क्वेश्चन हो सकता है कि किन्हीं दो दुर्बल अम्लों के एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने बात किस किस की है, क्रिस्टलन जल की बात की है। क्रिस्टलन क्या होता है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, किसी लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के कुल अणुओं की संख्या, उसका क्या कहलाता है, क्रिस्टलन जल कहलाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें उसके बाद की, तो हमने देखी इस वीडियो के अंदर केवल आरएनएस की संकल्पना। आरएनएस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। उसके बाद में आपको 2-3 एग्जाम्पल देना है, एक्वस जरूर लगाना है, या हम ऐसे लिख देंगे जलीय विलयन। ठीक है, एक्वस का मतलब समझ गया आपको। उसके बाद में हमने देखा क्षार को, क्षार के भी एग्जाम्पल देखें। क्षार क्या होता है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, आपके OH- आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं।
ठीक है। आर्हेनियस की क्या कमी रह गई थी? आर्हेनियस के अकॉर्डिंग केवल उन्हीं पदार्थों को परिभाषित किया जो H+ आयन रखते हैं या H+ आयन देते हैं और OH- आयन देते हैं। इसके द्वारा BH3 और NH3 को परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसके वजह से और दूसरी आगे की संकल्पना आई। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अम्ल और क्षार को कोई एक परिभाषा बिल्कुल तरीके से परिभाषित नहीं कर सकती कि कोई एक ही डेफिनेशन सारे अम्ल और क्षारों परिभाषित कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके दूसरी जो संकल्पना दी गई साइंटिस्टों के द्वारा वो कहीं ना कहीं कुछ एग्जाम्पलों में जाके आगे फैल जाती है। फिर एक नई संकल्पना आती है तो वो उस कैटेगरी के जो पदार्थ होते हैं उनको परिभाषित कर देती है, फिर फैल जाती है। तो टोटल लगभग 8-10 तरह की संकल्पना आज तक आ चुकी हैं, लेकिन आपको केवल 3 ही पढ़नी है। आगे बड़ी क्लासों में आप पढ़ोगे उनको। ठीक है, ओके।